पॉलिटिकल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नया हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। हमारा नया टॉपिक है निर्वाचन आयोग। तो स्टूडेंट्स, आज हमें जो निर्वाचन आयोग को पढ़ने वाले हैं, निर्वाचन आयोग है जिसके बारे में आप जानते होंगे। निर्वाचन से पता चलता है इसका कार्य क्या होगा रे। इसका कार्य है भारत के अंदर चुनाव व्यवस्था को शांतिपूर्ण ढंग से करवाना। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो भारत के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव कराए जा रहे हैं, उन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना निर्वाचन आयोग का क्या है कार्य है। अब निर्वाचन आयोग बढ़ते हैं। मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग है, इसका हमें उल्लेख एक अनुच्छेद के अंदर मिलता है। एक अनुच्छेद को हमें मुख्य रूप से पढ़ना होगा। अपना अनुच्छेद आता है 324, जिसके अंदर मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग का क्या मिलता है रे, हमें जानकारी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हमें अनुच्छेद 324 में पता चलता है क्या है निर्वाचन आयोग। इसी के अंदर निर्वाचन आयोग की गठन की प्रक्रिया दे रखी है। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कौन नियुक्ति करेगा, किस प्रकार से हटाया जाएगा, सारी की सारी बातें हमें किस में मिलती है? अनुच्छेद 324 में। लेकिन आप इसी के साथ याद रखना, अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से 329 तक हमें किस अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों में क्या जानकारी मिलती है? चुनाव संबंधित दे रखे हैं। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये अनुच्छेद हमें किस कह रहे? ये चुनाव संबंधित है, चुनाव है संबंधित अनुच्छेद है। और जो ये निर्वाचन आयोग है, इसका अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का हमें जानकारी मिलती है? किस भाग के अंदर मिलती है रे? भाग 15, संविधान का भाग है 15, जिसके अंदर हमें क्या मिलती है? निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पता है हमारे संविधान कुल कितने भागों में बंटा हुआ है रे? हमारा संविधान है वो 22 भागों के अंदर है बंटा है। संविधान के भाग कितने हैं? 22 है। तो उसमें से भाग 15 के अंदर किसकी जानकारी मिलती है? हमें निर्वाचन आयोग की जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 324 जिसमें दे रखा है भारत के अंदर एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत के अंदर क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग है उसमें इस प्रकार से अनुच्छेद में नहीं लिखा है। इसमें भाषा कुछ इस प्रकार से लिखी है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होगा। तो यह चुनाव आयोग है, ये किस किस के चुनाव कराते हैं? राष्ट्रीय चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है, ये किस किस के चुनाव कराता है? स्टूडेंट, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के क्या कराता है? ये चुनाव करवाता है। और इनका सबका उल्लेख किसके अंदर मिलता है? हमें अनुच्छेद 324 के अंदर मिलता है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन आयोग अध्यक्ष होता है या उसको क्या कहा जाता है? उसे निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। तो निर्वाचन आयुक्त की मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ उसके सहयोगी होते हैं जिन्हें हम निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपना राष्ट्रपति करता है। कौन करता है स्टूडेंट? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो अनुच्छेद 324 के तहत यह इन्हें हटाने की भी प्रक्रिया दे रखी है, इनकी योग्यता भी दे रखी है, जिनके बारे में हम क्या करेंगे? आगे चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं, अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक निर्वाचन आयोग है। और अनुच्छेद 324 से इसकी कुछ बातें लिख लेते हैं। उससे पहले अनुच्छेद पढ़ने से पहले इसकी कुछ बातें लिख लेते हैं। तो आप अपनी टॉपिक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। हेडिंग डालिए निर्वाचन आयोग। हेडिंग क्या डाली रे? निर्वाचन आयोग। इसके अंदर आप लिखिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग। आप स्टार बनाकर या पॉइंट लगाकर लिख लेना निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15
में संविधान के भाग 15 में मिलता है। संविधान के किस भाग में मिलता है स्टूडेंट्स? भाग है 15 में। सीधा क्वेश्चन आ जाएगी निर्वाचन आयोग है संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 6, 14, 15, 16 या 18 या 22 देते तो किस भाग में? अरे भाग है 15 के अंदर है निर्वाचन है आयोग है। अब और आगे हेडिंग डाल अपना स्टार बनाकर लिखिए निर्वाचन आयोग है निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक मिलता है। ये 25, 26, 27, 28 और 29 के अंदर मुख्य रूप से जो निर्वाचन आयोग है तो चुनाव संबंधित कार्यों का उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य रूप से हमें हमेशा याद रखना अनुच्छेद 324 के अंदर है मिलती है जानकारी। अब इसके अलावा और लिखिए भाग 15 हो गया, अनुच्छेद हो गया। अब इसके अलावा आप क्या देखोगे रे कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई उसके बारे में भी हमें क्या करनी होगी रे? जानकारी होनी चाहिए कि भारत के अंदर निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो लिखना आप है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना या 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अब आप यहाँ पर एक बात सोच रहे होंगे कि जब हमारा संविधान है वो कब बना रहे? 26 जनवरी को बना हमारा संविधान तो आपको पता है हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को आपको पता है हमारा संविधान लागू हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो यह निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी को कैसे की गई? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है जिस दिन हमारा संविधान बना, कब बना? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हमारे बनकर तैयार हुआ। जब इस दिन बनकर तैयार हुआ तो उस दिन हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए। मुख्य रूप से 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया? लागू किया गया, जिसमें से अनुच्छेद एक था अपना 324। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 था, तो अनुच्छेद 324 को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। और आपको मैंने पहले ही बताया था हमारे निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? अपने अनुच्छेद 324 के अंदर मिलता है। तो 324 के अंदर है तो इसका उल्लेख मिलता है, जिसके कारण इसकी स्थापना कब कर दी गई? अपनी 25 जनवरी को क्या कर दी गई? इसकी स्थापना कर दी गई किसकी? निर्वाचन आयोग की। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे भी देखते हैं। याद रखना ये सामान्य सी बातें दी कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 के अंदर मिलता है, अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर मिलता है इनका, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। अब जो हमारा निर्वाचन आयोग ये शुरू से ही एक उलझन में था कि इसको एक सदस्य रखा जाए या बहु सदस्य रखा जाए। वर्तमान में तो यह बहुत सदस्य है, इसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन ये शुरू से क्या रहा था? बहुत ही ज्यादा जटिल विषय रहा। इस पर बहुत ही ज्यादा वाद विवाद होते थे कि इसको एक सदस्य बनाया जाए या बहुत सदस्य बनाया जाए। तो आप याद रखना शुरू में हमारा निर्वाचन आयोग क्या करे? एक सदस्य संस्था थी। शुरू में हमारा निर्वाचन आयोग है वो क्या थी? एक सदस्य संस्था थी, जिसको बाद में कुछ समितियों की सिफारिश से क्या कर दिया गया? बहुत सदस्य संस्था बना दिया गया। तो चलिए अब लिखिए अनुच्छेद 324 हेडिंग डालिए, हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 324। चलिए इसकी हम क्या लिखते हैं? भाषा लिखते हैं। अनुच्छेद 324 की क्या लिखते हैं? भाषा। इसके अंदर दे रखा है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद का विधान परिषद का चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, एक चुनाव आयोग होगा। तो क्या दे रखा है स्टूडेंट, इसकी भाषा इस प्रकार से दे रखी है ना, जैसा कि एक चुनाव आयोग है, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद का चुनाव करवाने के लिए क्या होगी रे, भारत के अंदर चुनाव आयोग नामक एक संस्था होगी जो इनका क्या करेगी, चुनाव करवाएगी। अब आपको इसमें दे दिया जाए, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चुनाव आयोग ने इनमें से किसका चुनाव नहीं करवाता, फिर ऑप्शन दे दिया जाए और एक के अंदर कोई अलग ऑप्शन दे दिया जाए, तो याद रखना किन किन का चुनाव कराता है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद का क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। कौन करवाता है, चुनाव आयोग। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात कही थी कि चुनाव आयोग तो शुरू में क्या थी, एक सदस्यीय संस्था थी। चुनाव आयोग है वो शुरू में क्या थी, अपनी एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन इसे बाद में क्या कर दिया गया, बहुत सदस्यीय संस्था बना दिया गया। तो चलिए इसके अंदर आप है कुछ और बातें लिखिए। अब आप एक पहले नोट डाल कर लिख लेना, पहले एक नोट डाल लो, छोटा सा नोट। नोट डाल के लिखना सुकुमार सेन, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है अपना कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे रे, तो याद रखना बेटा कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। कंटिन्यू करके लिखना, और हाँ कंटिन्यू करके लिखना सुकुमार सेन व के सुंदरम, सुकुमार सेन और के सुंदरम, इनका पूरा नाम था कल्याण सुंदरम। याद रखना के सुंदरम का पूरा नाम क्या था, कल्याण सुंदरम। सुकुमार सेन व के सुंदरम का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन व के सुंदरम का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल लगभग 9 वर्ष रहा था। तो सुकुमार सेन और के सुंदरम यानी कल्याण सुंदरम का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा था रे, दोनों का लगभग 9 वर्ष।
लगभग 9 पूर्ण 9 वर्ष नहीं रहा था, पौने 9 वर्ष रहा था, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, लगभग कितना वर्ष रहा, 9 वर्ष तक इनका कार्यकाल है वो रहा था। अब और जो आप है ने पीछे अनुच्छेद 324 लिख रहे थे, उसी के अंदर अब दूसरा पॉइंट लिखिए, उसी में दूसरा पॉइंट लगाकर लिख लीजिए 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक निर्वाचन, 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य है, निर्वाचन आयोग एक सदस्य संस्था रहा था। तो स्टूडेंट आप याद रखना कि 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो कैसी सदस्य संस्था रहा, एक सदस्य संस्था रहा था। 1950 से 1989 तक हमारा निर्वाचन आयोग है वो क्या रहा था, एक सदस्य संस्था, यानी एक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। उसके अलावा और क्या कहा गया है, हमारा जो संविधान है इसके अंदर कहा गया है, अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन एक मुख्य, लिखो पहले निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन तीसरा पॉइंट लगाकर लिखना, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, आप इसे ध्यान से देखना कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। एक तो क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। और मैंने पहले लिखा थी निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी 1950 से 1989 तक। तो इसके अंदर आपको बता दो फिर कौन होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। बाद में मैंने क्या लिखा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य भी निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं, जिनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा, रे राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि निर्वाचन आयोग के अंदर अन्य सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा कौन सकता, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचन आयोग के अंदर सदस्यों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा या संसद, कुछ ऑप्शन आ जाए इस प्रकार, तो हमेशा स्टूडेंट आप याद रखना आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, रे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो निर्वाचन आयोग के अंदर क्या कर सकता है, सदस्य की संख्या बढ़ा सकता है, क्योंकि दे रखा है अनुच्छेद 324 में कि निर्वाचन आयुक्त एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो राष्ट्रपति चाहे उतनी संख्या में क्या कर सकता है, इनका निर्धारण कर सकता है, याद रखना हमेशा। तो कौन करेगा, इनका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो कि 1950 से 89 तक निर्वाचन आयोग है वो क्या रहा, एक सदस्य संस्था रहा, तो क्या 1989 के बाद में जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये बहुत सदस्य संख्या बन गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार बहुत सदस्य है आयोग बनता है, लेकिन फिर क्या बन जाता है, रे वापस एक सदस्य संस्था बन जाता है। तो कब बने, चलिए उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करते हैं। अब आप हेडिंग लगाकर लिखना तारकुंडे समिति, आप हेडिंग लगाना और लिखना उसके अंदर अपनी तारकुंडे समिति। कौन सी समिति रे, हेडिंग लगाकर लिखो
तार, हेडिंग लगाकर लिखना तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति। यह समिति कब आती है रे? तो अपनी तारकुंडे समिति है, समिति कब आती है? कोष्टक में लिख लेना 1975 के समय आती है तारकुंडे समिति। इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है, श्रीमती इंदिरा गांधी होती है इस समय देश की प्रधानमंत्री। तो तारकुंडे समिति है, ये तारकुंडे समिति आती है और यह आयोग को, यह क्या करती है? यह आयोग को बहुत सदस्य, आयोग को, कौन से आयोग? निर्वाचन आयोग को बहुत सदस्य संस्था बनाने के लिए क्या करती है? सिफारिश करती है। बहुत सदस्यीय संस्था बनाने के लिए क्या करती है? आयोग को सिफारिश करती है और आयोग को एक बार क्या बना दिया जाता है? बहुत सदस्यीय संस्था बना दिया जाता है। लेकिन 1990 में, लेकिन 1990 के अंदर तो विवाद के कारण उच्चतम न्यायालय के एक आदेश पर आयोग को फिर से क्या बना दिया जाता है? एक सदस्यीय संस्था बना दिया जाता है। आयोग को क्या बना दिया जाता है? 1990 में फिर से एक सदस्यीय संस्था बना दिया जाता है। फिर एक और कमेटी आती है, गोस्वामी समिति, गोस्वामी कमेटी आती है। तो उस कमेटी के द्वारा 1993 में क्या किया गया? आयोग को बहुत सदस्य बनाने के लिए, आयोग को बहुत सदस्य बनाने के लिए सिफारिश की गई और आयोग को क्या बना दिया गया? उस समय से बहुत सदस्य बना दिया गया। और 1995 के अंदर एक लाकर कि अब जो हमारा आयोग है ये आगे आने वाली अधिसूचना तक है, ये क्या रहेगा? बहुत सदस्य संस्था ही रहेगा। तो लिखो तारकुंडे समिति। इसकी एक बात और है जो आपको मैं लिखाऊंगा, पहले आप लिखिए तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर लिखिए तारकुंडे समिति ने, तारकुंडे समिति ने सिफारिश की गई। तारकुंडे समिति के द्वारा क्या की गई? सिफारिश की आयोग को बहु सदस्य तारकुंडा समिति ने स्टूडेंट क्या सिफारिश की कि जो आयोग है, निर्वाचन आयोग, इसको क्या बना दिया जाए? बहुत सदस्य संस्था बना दी जाए, बहुत सदस्यीय संस्था बना दी जाए। क्या कर दिया जाए रे? बहुत सदस्यीय संस्था बना दी जाए। और 1989 के अंदर क्या कर दिया गया था? जो हमारा आयोग था इसे क्या बना दिया गया? बहुत सदस्यीय संस्था बना दी गई। लिखो 1989 में आयोग को, 1989 में आयोग को बहु सदस्य संस्था बना दी गई। एक बार तो 1989 के अंदर बहुत सदस्य संस्था बना दी गई तो निर्वाचन आयोग था। आगे कंटिन्यू करके लिखना है स्टूडेंट। लेकिन 1990 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के एक आदेश पर निर्वाचन आयोग, यही से लिख लो सीधा आयोग, उच्चतम न्यायालय के एक आदेश पर आयोग
को फिर से एक सदस्यीय संस्था बना दी गई। आयोग को क्या कर दी गई? एक सदस्यीय संस्था बना दी गई। तारकुंड समिति आती है, कब आती है? 1975 के अंदर आती है। और तारकुंड समिति क्या सिफारिश करती है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इस आयोग को क्या कर दिया जाए रे? बहुत सदस्यीय संस्था बना दी जाए। क्या कर दिया जाए? इस आयोग को बहुत सदस्यीय संस्था बना दी जाए, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया? अपना बहुत सदस्यीय संस्था भी बना दी गई। कब बना दी गई? 1989 के अंदर, 1989 के अंदर। लेकिन फिर उच्चतम न्यायालय का 1990 में एक आदेश आता है, जिसके बाद इसे वापस क्या बना दी गई? एक सदस्यीय संस्था बना दी गई। किसे? निर्वाचन आयोग को। तो अब देखो, इसे क्या बना दी गई? एक सदस्यीय संस्था बना दी गई। अब और लिखो एक चीज इसी की, तारकुंड जो हमारी समिति है, इसकी क्या है? ये चीज है, मोस्ट है। आप इसमें लिख लेना, नोट डाल के लिख लो, नोट लगा लो, नोट लगाओ, नोट लगाकर लिखना। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदान, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदान देने की आयु 21 वर्ष, मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब पहले हमारे जो वोट देने की या मतदान देने की आयु कितने वर्ष थी रे? 21 वर्ष थी, जिसे तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, 61वां संविधान संशोधन 1889 के अंदर इस आयु को कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कोष्टक में लिख लेना, ये कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 1989 में की गई थी। तो स्टूडेंट देखो कि तारकुंड समिति ने एक तो क्या कहा कि हमारा जो आयोग है उसको क्या कर दिया जाए? बहुत सदस्यीय संस्था बना दी जाए। जो हमारा आयोग है इसको क्या कर दिया जाए? बहुत सदस्यीय संस्था बना दी जाए। उसके अलावा जब इसको सिफारिश आई, इनका परामर्श आया कि इस आयोग को क्या बना दिया गया? अपना बहुत सदस्यीय संस्था बना दी गई। बहुत सदस्यीय संस्था बना दी गई, लेकिन 1990 के अंदर, 1990 के अंदर उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका कोई आदेश आता है, जिसके कारण इसे वापस क्या कर दी गई? अपनी एक सदस्यीय संस्था बना दी गई। उसके अलावा तारकुंड समिति को और किस चीज के लिए आपको याद रखना है कि तारकुंड समिति की सिफारिश पर जो मत देने की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर, जो मत देने की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर कब कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। और यह कब हुआ? अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि तारकुंड समिति की सिफारिश पर मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई रे? किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 61वें संविधान संशोधन कब हुआ? 61वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। कब हुआ? 1989 में। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है
61 है वहां संविधान संशोधन क्यों हुआ? 61वां संविधान संशोधन है। तारकुंडे समिति की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर हो गई अपनी ये समिति? रिएक्शन हो गई ना? तो चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद आपने कहा शहरी से अब भी वर्तमान में बहुत सदस्यीय संस्था है, तो ये कैसी है वो भी बता देता हूं। भी बहुत सदस्यीय संस्था कैसी है, तो चलो अब आगे चलते हैं और हेडिंग अपन डालते हैं कौन सी? गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति जिसके अध्यक्ष थे दिनेश गोस्वामी। जिसके अध्यक्ष कौन थे रे? दिनेश गोस्वामी। और ये समिति आती कब है? भारत में क्या निर्वाचन आयोग के लिए समिति आती कब है? 1989 में आती है। 1993 में, सॉरी कब आती है? 1993 में। तो अब हम हेडिंग डालते हैं गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति। हेडिंग क्या है अपनी? गोस्वामी समिति। इसके अध्यक्ष लिख लेना अध्यक्ष दिनेश। अध्यक्ष है दिनेश गोस्वामी। और ये समिति अब आती कब है? 1993 में। कब आती है? 1993 में, 1993 के अंदर ये समिति आती है। तो हमारी अगली समिति कौन सी आती है रे? कौन सी आती है? गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति कब आती है? समिति ये समिति आती है अपनी कब आती है रे? ये समिति आती है 1993 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनेश गोस्वामी इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें लिखना इसने क्या किया? इसने कार्य क्या किया कि गोस्वामी समिति की सिफारिश पर ही हमारे आयोग को 1993 में क्या कर दिया गया? बहुत सदस्यीय संस्था बना दिया गया, जिसके तहत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जो वर्तमान में क्या कर रहा है? यही प्रक्रिया या यही ढांचा है जो हमारा निर्वाचन आयोग का क्या कर रहा है? वर्तमान में काम कर रहा है। तो लिखो गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1993 में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दी गई। क्या किया गया रहेगी? गोस्वामी समिति की सिफारिश करके अब आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है? वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग का जो ढांचा कार्य कर रहा है बहुसदस्यीय का, यह किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो किस समिति की सिफारिश पर किया गया? बच्चों याद रखना, गोस्वामी समिति। कब आती है गोस्वामी समिति? 1993 में। और अध्यक्ष इसके कौन है? अपने दिनेश गोस्वामी है। तो इसने क्या कर दिया गया कि गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1993 में आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। और लिखो इसके अनुसार गोस्वामी समिति के क्या सिफारिश पर 1993 में क्या बना दिया गया? हमारी जो निर्वाचन आयोग है इसे बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया, जिसके तहत लिखो जिसके तहत आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा
तथा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। दो अन्य क्या होंगे रे? निर्वाचन आयुक्त होंगे। दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो हमारा जो निर्वाचन आयोग है इसे बहुसदस्यीय संस्था कब बनाया गया? 1993 में कब बनाया गया? इसे बहुसदस्यीय संस्था 1993 में बना दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? गोस्वामी समिति की सिफारिश पर। इसने क्या ढांचा तैयार करके दिया? इसने कहा कि हमारे निर्वाचन आयोग में एक तो क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि इसमें क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। उसके अलावा इसने क्या कहा कि आप और क्या कर दो? दो अन्य निर्वाचन आयुक्त और क्या कर दो? नियुक्त कर दो। तो अब हमारे संविधान, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग इसके अंदर कितने सदस्य कार्य कर रहे हैं रे? 3 सदस्य कार्य कर रहे हैं। कितने सदस्य कार्य कर रहे हैं वर्तमान में? 3 सदस्य इसमें क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। एक सदस्य द्वारा ये क्या नहीं था कोई संभव, इतना बड़ा कार्य नहीं था। तो निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कितने सदस्य काम कर रहे हैं रे? 3 सदस्य काम कर रहे हैं। कितने सदस्य है? 3। एक तो क्या होगा अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके अलावा उसके दो क्या होंगे? जो सहायक निर्वाचन आयुक्त है वो होंगे। एक क्या होगा? मुख्य, और दो उसके क्या होंगे? सहायक निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब नोट डालकर लिखना, आप है नोट है डालकर लिखना। नोट डालो और लिख लो। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। राजीव कुमार आगे कोष्टक में लिख लेना 25वें। कितने नंबर के बने? अरे 25वें है। तो वर्तमान है निर्वाचन आयुक्त कौन है? अपने राजीव कुमार। तो राजीव कुमार है, ये कितने नंबर के बने हैं? 25 नंबर के बने हैं। 25वें नंबर पर कौन बने? अपने राजीव कुमार, जो क्या है वर्तमान के अंदर वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी 2023 के अंदर ये वर्तमान में क्या अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन? राजीव कुमार। इसके अलावा और लिखिए अन्य निर्वाचन आयुक्त एक तो मुख्य है, दो अन्य है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है अपने? देखो बेटा, पहला तो कौन आ गए अपने अन्य निर्वाचन आयुक्तों में? पहला तो आ गए अनूप चंद्र पांडे है इनका पूरा नाम, अनूप चंद्र। और दूसरे अपने अरुण गोयल। दूसरे कौन है अपने? अरुण गोयल। दूसरे है अरुण गोयल। तो पहले तो कौन है रे? अनूप चंद्र। और दूसरे कौन है अपने? अरुण गोयल। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अपने? राजीव कुमार। कितने नंबर के बने हैं? 25वें नंबर के। चलिए इन्हें जल्दी से अपने कॉपी के अंदर उतार लीजिए कि गोस्वामी समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनेश गोस्वामी, जो कब बनते हैं? 1993 में। इसके अलावा गोस्वामी समिति ने सिफारिश की कि निर्वाचन आयोग को क्या कर दिया जाए? बहुसदस्यीय संस्था बना दी जाए, जिसके कारण इसे क्या बना दी गई? बहुसदस्यीय संस्था। और इसने क्या कहा? इसने कहा कि जिसके तहत आयोग में एक क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसके अलावा दो अन्य क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त होंगे। दो अन्य क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त होंगे। जिसके तहत वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त है अनूप चंद्र और अरुण गोयल। चलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या कोई महिला निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है? क्या अब तक कोई महिला निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है? आजकल ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से किस संस्था के अंदर कोई भी महिला मुख्य निर्वाचन
कोई भी महिला मुख्य अध्यक्ष नहीं रही या कोई भी महिला मुख्य पद पर है नहीं रही, जैसे आपको दे दिया जाए लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, उसके अलावा दे दिया जाए आपको जैसे निर्वाचन आयोग है या उच्चतम न्यायालय है। तो आप बताओ क्या निर्वाचन आयोग के अंदर कोई महिला, क्या निर्वाचन आयोग के अंदर कोई महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है या नहीं रही? कमेंट करना, जिसे पता है वो जल्दी से कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर। चलिए आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि हाँ, एक महिला वीएस है रमा देवी, वीएस है रमा देवी, एकमात्र महिला क्या रही है रे? मुख्य निर्वाचन है आयुक्त रही है। कौन रही है? वीएस है रमा देवी, वीएस है रमा देवी क्या रही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है रही है। आप जल्दी से इसे क्या कर लेना रे, आप जल्दी से इन्हें लिखो, उसके बाद आपको मैं और लिखा दूंगा कि वीएस है रमा देवी है वो क्या रही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है रही है। वीएस रमा देवी क्या रही है? मुख्य निर्वाचन है आयुक्त रही है। मेरे ख्याल से आपने इसे लिख लिया होगा, मेरे ख्याल से आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अब लिखते हैं, नोट डालकर लिख लेना, नोट है डालकर लिख लेना, नोट नोट वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी एकमात्र, एक है वीएस रमा देवी एकमात्र, वीएस रमा देवी एकमात्र महिला, एकमात्र महिला है जो मुख्य, एकमात्र महिला है जो मुख्य, वीएस रमा देवी एकमात्र महिला है जो मुख्य निर्वाचन है, जो मुख्य निर्वाचन है आयुक्त है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है रह चुकी है। वीएस रमा देवी एकमात्र महिला है जो क्या रह चुकी है रे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है। वीएस रमा देवी एकमात्र क्या है? महिला है जो क्या रह चुकी है? मुख्य निर्वाचन है आयुक्त रह चुकी है। इनका कार्यकाल लगभग 16-17 दिनों के लिए रहा था शायद। तो वीएस रमा देवी एकमात्र क्या है? महिला है जो क्या रह चुकी है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक कोई महिला ने कार्य नहीं किया है। तो एकमात्र संस्था कौन सी है? उच्चतम न्यायालय है, जिसकी कोई भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी है। न्यायाधीश तो बनी है लेकिन मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई नहीं बन पाई है कोई भी महिला अब तक, और सब जगह पर है बनी है अपनी महिलाएं। अब चलिए लिखते हैं कि जो हमारे निर्वाचन आयुक्त है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं या जो निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, उनकी क्या कोई योग्यता है? कौन निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाकर बन सकते हैं। उनके लिए क्या योग्यता है? योग्यता तो निर्धारित की गई है, तो देखते हैं उनके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो हेडिंग लगा लीजिए अपने, योग्यताएं, हेडिंग लगा लीजिए योग्यताएं, योग्यताएं। तो इसमें क्या योग्यता है? इसमें आप लिखो, इसके अंदर आप लिखो मूल, लिखो मूल संविधान, लिखो मूल संविधान में, मूल संविधान में इनकी, या ऐसे लिख लो सीधा ही, संविधान में इनकी योग्यताओं, संविधान में इनकी योग्यताओं का, संविधान में इनकी योग्यताओं का कोई, संविधान में इनकी योग्यताओं का कोई उल्लेख, संविधान में इनकी योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो हमारा संविधान है उसके अंदर निर्वाचन आयुक्त है बनने की कोई योग्यता का क्या उल्लेख नहीं मिलता। तो वर्तमान में इनमें कौन निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर रहे अधिकारियों को क्या बनाया जाता है? निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के पद पर जो व्यक्ति रह चुका है उसे क्या बनाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा क्या बनाया जाता है? निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। तो अगर आपको निर्वाचन आयुक्त बनना है तो पहले आपको क्या करना होगा? आईएएस बनना होगा। क्या करना होगा रे? पहले आपको आईएएस है वो बनना होगा। तो लिखो भारतीय
भारतीय प्रशासनिक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, कोष्टक में लिख लेना IAS। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निर्वाचन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त, निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। लिखो जल्दी से। तो संविधान में इसका, इनकी क्या योग्यताओं का क्या नहीं मिलता, कोई उल्लेख है नहीं मिलता। जो IAS अधिकारी है उनको क्या वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। जो अपने IAS अधिकारी है उनको क्या किया जाता है, निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। जल्दी से लिखो, हाँ जल्दी से लिख लेना कि जो निर्वाचन आयुक्त है उनको क्या किया जाता है, वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है, जो IAS है उनको वर्तमान में क्या किया जाता है, निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। अब इनके देखेंगे हम कार्यकाल है, इनकी नियुक्ति है, इनको हटाया कैसे जाता है, इनका कार्यकाल है कितना है। तो आपने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। तो अगली आप हेडिंग डालो इसके अंदर नियुक्ति, अगली हेडिंग डालो नियुक्ति, लिखो नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति में आप लिख लेना राष्ट्रपति द्वारा, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो निर्वाचन आयोग इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपना राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अगली आप है हेडिंग लगाकर लिखिए कार्यकाल। अब इनका कोई कार्यकाल भी होगा तो हेडिंग लगाइए कार्यकाल। कितने वर्ष का कार्यकाल है, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 50 वर्ष, कितने वर्षों तक इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है वो कार्य कर सकता है। तो लिखिए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है या नहीं मिलता है। तो जिनका कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में हमारे संविधान के अंदर कोई भी क्या नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। जो हमारा संविधान है उसमें इनके कार्यकाल संबंधित कोई भी उल्लेख है नहीं मिलता है। नोट डालकर लिखना, नोट डालना, नोट। वर्तमान में निर्वाचन है, वर्तमान में ऐसे लिख लो, वर्तमान में इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। वर्तमान में इनका कार्यकाल कितना है रे, 6 वर्ष तक। कोई भी निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है, 6 वर्ष तक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है, 6 वर्ष तक कर सकता है। कितने वर्ष कर सकता है रे, 6 वर्ष। सेवानिवृत्त की इनकी आयु कितनी है रे, इनकी सेवानिवृत्त की आयु है, लिखो 65 वर्ष, 65 वर्ष तक। अब इसका अर्थ क्या है, जो दोनों में सबसे पहले पूर्ण हो। अगर किसी कोई व्यक्ति है वो 65 वर्ष की उम्र में क्या बन रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन रहा है, तो वह क्या 6 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा उसका, नहीं रहेगा। उसकी जो आयु है वो पहले क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब आयु उसकी 65 वर्ष पूर्ण कर लेगा वो, तो उससे पहले ही क्या होगा, अपने पद से हटना होगा या अपने पद को छोड़ना होगा या पद मुक्त होना होगा। या अगर उसकी नहीं हो रही है 65 वर्ष तो 6 वर्ष होंगे, तो उसे क्या होगा, अपने पद को छोड़ना होगा। इसके अलावा आप कहोगे कि सर
कोई व्यक्ति है जिसकी ना तो अभी तक 65 वर्ष की आयु पूर्ण हुई है और न ही उसका 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, वो बीच में अपने पद से क्या होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। वो बीच में अपने पद से क्या होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, पद मुक्त होना चाहता है। तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वह बच्चों अपना त्याग पत्र है किसे देगा? आपका यही क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम इसमें छोटी सी एक चीज है लिख लेते हैं, अपना त्याग पत्र। अगला आप हेडिंग डाल दीजिए त्याग पत्र। तो भैया त्याग पत्र किसे देगा रे? त्याग पत्र भी उसे ही देगा जिसने क्या किया, नियुक्त किया है। तो इसके अंदर भी लिख लेना राष्ट्रपति को। जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं रे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने इन्हें क्या किया, नियुक्त किया, और राष्ट्रपति को ये अपना क्या दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, पद मुक्त हो सकते हैं, पद से मुक्त हो सकते हैं, पद को छोड़ सकते हैं। ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर ना तो ये त्याग पत्र देना चाहते हैं अपनी इच्छा से, ना इनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। अगर कोई भी अपनी जगह पर क्या हो, कोई निर्वाचन आयुक्त है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तो किसी पार्टी संबंधित अपना झुकाव रखता हो या कोई विशेष अन्य कारण के कारण उसे अगर पद से हटाना हो, अगर वह पद की गरिमा नहीं बनाए रखता है, अगर उसे पद से हटाना है तो उसे किस प्रकार से हटा सकते हैं? आपका क्वेश्चन होगा कि उसे पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो चलिए लिखे हटाना। हेडिंग क्या डाल लीजिए, हटाना। ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है कि इसे किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। कोई कह देगा महाभियोग, महाभियोग इसमें नहीं लगाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद और हमारे जो मुख्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, ये उसका क्या है, एक बराबर इन दोनों का क्या होता है, पद है, एक जितनी इन दोनों की क्या मान्यता है। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान है? तो किसके समान है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। इनका पद तो लिखो, हटाने के लिए लिखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो अनुच्छेद 324 के अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य, अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि यानी प्रक्रिया, उसी विधि से हटाया जा सकता है, जिस विधि से अनुच्छेद 124 खंड 4, जिस विधि से अनुच्छेद 124 खंड 4 के तहत उच्चतम न्यायालय के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर आप याद रखना, इसे हटाना हो तो किस विधि से हटाया जा सकता है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 324, हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में साफ उल्लेख है, यदि आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, किसको, निर्वाचन आयुक्त नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, अगर आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना चाहते हैं तो उसे उसी विधि द्वारा हटाया जा सकता है जिस विधि द्वारा अनुच्छेद 124 खंड 4 के तहत
अनुच्छेद 124 खंड 4 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी विधि के द्वारा हटाया जाता है। अब आप कर रहे होंगे क्वेश्चन कि सर ये तो आप कह रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, ये तो आप कह रहे हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य भी निर्वाचन आयुक्त है, उन्हें किस विधि द्वारा हटाया जाता है, उन्हें किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो चलिए उनके बारे में भी देखते हैं। उनके बारे में भी हमारे संविधान में लिखा गया है, लिख इसमें 2 नंबर पॉइंट लगाकर लिख लेना हटाने के अंदर ही। अनुच्छेद 324 के अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार अन्य, अनुच्छेद 324 के अनुसार अन्य निर्वाचन, अनुच्छेद 324 के अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तों को अनुच्छेद 324 के अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो हम कैसे हटाया जाएगा, उसका साफ उल्लेख हमारे अनुच्छेद 324 के अंदर कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसे उसी विधि द्वारा हटाया जाएगा जिस विधि के द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड 4 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए क्या होगा, अनुच्छेद 324 में साफ उल्लेख किया गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को यदि हटाना चाहते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब किस प्रक्रिया के द्वारा हटाएगा, इसका अभी तक हमारे संविधान में कोई क्या किया गया है, उल्लेख है नहीं किया गया। इसी का एक फायदा मिलता है नवीन चावला, जो 2009 में क्या रहे, निर्वाचन आयुक्त थे, बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाते हैं। उस समय जो निर्वाचन आयुक्त थे वो नवीन चावला को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास एक पत्र लिखते हैं, सिफारिश करते हैं, लेकिन उस समय संविधान में कोई प्रक्रिया उल्लेख नहीं होने के कारण राष्ट्रपति उन्हें हटा नहीं पाते और अगले 4 महीनों के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या हो जाता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है और अपने पद में वरिष्ठता रखने के कारण नवीन चावला को क्या बनाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। तो चलिए नोट डालकर लिखे लीजिए, नोट डालकर लिख लेना, नोट। देखो 2009 में तत्कालीन 2009 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नवीन चावला कोष्टक में लिख लेना निर्वाचन आयुक्त है। तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की गई थी, राष्ट्रपति से सिफारिश की गई थी, कोष्टक में लिख लेना, हटाया नहीं गया। कोष्टक में क्या लिखना है कि हटाया नहीं गया।
तो इन्हें हटाने के लिए क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी किसे, नवीन चावला को हटाने की, लेकिन इन्हें क्या किया गया, हटाया नहीं गया। नवीन चावला को क्या किया गया बच्चों, हटाया नहीं गया। इन्हें क्या है रे, इन्हें हटाया नहीं गया। क्यों, क्योंकि संविधान में कोई इन्हें हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उस समय क्या हो गया था, कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिस कारण से इन्हें क्या नहीं किया गया, हटाया नहीं किया गया। चलिए अब जल्दी से आप इन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, उसके बाद आपको और मुख्य बातों का हम उल्लेख करते हैं। इन्हें जल्दी से क्या कर लीजिए, आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। इसके बाद हमें एक नोट डालना है आपको, ये जल्दी से लिखिए, उसके बाद आपको नोट डालकर और लिखवाते हैं। लिख लिया होगा आपने, अब नोट डाल लीजिए। लिख लिया होगा आपने, अब क्या करना है आपको, नोट डाल लीजिए, नोट। अब आपके मन में भी एक बात आ रही होगी कि सर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तो ये तीन व्यक्ति देश के अंदर चुनाव किस प्रकार से करा देते हैं, ये तीन व्यक्ति वो किस प्रकार से चुनाव करवाते हैं। तो इसका भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा, प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाना होगा। कि राष्ट्रपति और गवर्नर जो हमारे राज्यपाल है, इनको चुनाव कराने के लिए आयोग को क्या देना पड़ेगा रे, एक प्रशासनिक तंत्र तैयार कर देना होगा। तो लिखो, नोट डालकर लिखो, अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को आयोग को चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाना होगा। प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाना होगा। ये हमारे संविधान में क्या मिलता है, स्पष्ट है, उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र तैयार करके क्या होगा, उपलब्ध करवाना होगा। दैट इज क्लियर। चलिए आगे लिखते हैं। अब हमने हमारा अनुच्छेद तो ये पूर्ण हो गया, इसके जो नियुक्ति थी, इसकी जो हटाने की प्रक्रिया थी, उसके बारे में हमने क्या कर लिया, देखिए। अब देखते हैं इसके कार्य। अब इसके क्या देखते रहे हमें, कार्य कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्या कार्य करते हैं, कुछ तो इसके कार्य ही होंगे। नाम से पता चलता है चुनाव आयोग की क्या कार्य। तो पहला तो कार्य ये होगा, चुनाव करवाना, चुनाव करना या चुनाव करवाना, चुनाव है करवाना, चुनाव लड़ना इसका कार्य नहीं है, चुनाव है करवाना। तो सही से लिखना, इसके लिखो आप, हेडिंग डालो कार्य, हेडिंग डालो कार्य, और कार्य हेडिंग डालकर 1 नंबर लगाकर लिखो, 1 नंबर लगाकर है। एक नंबर लिखो, चुनाव करवाना, चुनाव करवाना। कार्य में पहला लिखे आप है, चुनाव है करवाना, और इसी के अंदर आप पहला लिख लीजिए, जो चुनाव करवाने आपने लिखे हैं, इसी के अंदर आपको पहला लिखना है। इसका कार्य क्या है रे, चुनाव कराने संबंधित इसके कार्य है। तो पहला क्या है रे, कि राज्य के अंदर या राष्ट्र के अंदर शांतिपूर्ण रूप से क्या करवाना, चुनाव संपन्न करवाना। शांतिपूर्ण रूप से क्या करना, चुनाव संपन्न करवाना। दूसरा इसका कार्य क्या है, दूसरा कार्य इसका चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी करना, चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी करना। तीसरा कार्य क्या है इसका,
तीसरा कार्य है आदर्श आचार संहिता लागू करना, आदर्श है आचार संहिता लागू करना। और इसका चौथा कार्य क्या आता है रे, चुनाव करवाने के अंदर चौथा कार्य कौन सा आता है, इसका 4 नंबर का अपना कार्य आता है कौन सा, मतदाता सूची जारी करना, मतदाता सूची जारी करना। तो पहला लिखिए इसके अंदर पे डालकर लिखिए शांति शांतिपूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न करवाना, करना या करवाना, करवाना, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न है करवाना। दूसरा लिखिए इसके अंदर चुनावों के दूसरा लिखिए चुनावों से संबंधित, चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित है अधिसूचना, चुनाव से संबंधित है अधिसूचना, चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी, चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करना। तीसरा लिखिए सी डालकर लिखिए इसके अंदर क्या है, इसमें में मैंने क्या बताया था, आदर्श आचार संहिता लागू करना, क्या करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। इसके अंदर बेस करके लिखना है कि आदर्श आचार संहिता है यह शुरू से हमारे चुनाव में, हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता। यह पहली बार आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, 1971 के अंदर लागू होती है। पहली बार कब लागू होती है, 1971 के अंदर लागू होती है। एक बात और आप याद रखना, जो आचार संहिता है इसमें कुछ लोग कहते हैं 6 महीनों के लिए लगाई जा सकती है, कुछ कितने बताते हैं तो यह अधिकतम 90 दिनों तक लगाई जा सकती है और न्यूनतम है 30 दिनों तक, अधिकतम 90 दिनों तक और न्यूनतम है 30 दिनों तक की क्या आचार संहिता को लागू किया जाता है। तो लिखिए पहली बार पहली बार 1971 में, पहली बार 1971 में आचार संहिता को लगाया गया। पहली बार 1971 में आचार संहिता को लगाया गया था। अब आचार संहिता है ये क्यों लगाई जाती है, क्या कार्य आचार संहिता के, आचार संहिता अत्यधिक जो धन व्यक्त होता है, कोई पैसे देकर, कोई जो उम्मीदवार है या उस पार्टी के लोग हैं जो पैसे देकर लोगों से वोट खरीद रहे हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई करता है चुनाव आयोग आचार संहिता में। उसके अलावा आचार संहिता के अंदर और क्या होता है कि कोई पेड प्रमोशन करता है, जैसे अपने विधायकों के बारे में जैसे पता हो किसी कि अब चुनाव करने वाले हैं तो 3 महीनों बाद वो क्या कर रहा है, अखबारों के अंदर एड दिखा रहा है अपने विधायकों की अच्छी छवि और सामने वालों का चीरहरण कर रहा है तो उसको रोकता है। यदि कोई चुनाव आयोग के जो नियमों का अगर अनुपालन करता है तो उस व्यक्ति की क्या की जा सकती है, इसके अंदर उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। और उस राष्ट्रीय दल की क्या की जा सकती है, उस चुनावी दल की जो राष्ट्रीयता है या सदस्यता है वो क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। ये आचार संहिता के नियम है, देखो इसमें लिखो आप उम्मीदवारी खत्म की जा, लिखो उम्मीदवारी खारिज है, उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है, उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है।
उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है, कॉमा लिखो, लगाकर लिखो। चुनाव है, चुनाव है लड़ने, चुनाव लड़ने से रोका, चुनाव लड़ने से भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। दल की सदस्यता, दल की सदस्यता, दल की सदस्यता समाप्त, दल की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। दल की सदस्यता है वो क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। ये आचार संहिता की क्या होती है? अपने कुछ है कार्य होते हैं कि आचार संहिता के अंदर क्या किया जा सकता है। रे आचार संहिता के अंदर पहली बार ये 1971 में लागू की गई थी। इससे उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है, चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, दल की सदस्यता क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। अब अपना अगला चुनाव के कार्यों में संबंधित अपना अंतिम कार्य आता है। कौन सा कार्य आता है? रे मतदाता सूची जारी करना, मतदाता सूची जारी करना, मतदाता सूची जारी करना। ये क्या है? अंतिम है कार्य। अब आप एक नोट डालकर और लिख लीजिए, नोट है डालकर और लिख लीजिए एक बात आप है। चुनावों में हुए विवादों, चुनाव में हुए विवादों, ऐसे नहीं इसलिए लिखे, चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है विवादों पर, चुनाव से संबंधित है विवादों पर, चुनाव से संबंधित विवादों पर प्रारंभिक सुनवाई चुनाव आयोग, प्रारंभिक सुनवाई चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी? चुनाव आयोग द्वारा। अब एक बात मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती? क्या बोल सकता हूं? अरे आप कहोगे सर आप क्यों था बोल सकते हो? अरे नहीं बोल सकते, ये गलत है। चुनाव तो आपने पहले ही देखा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव कौन कराता है? अपना निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करवाते हैं। तो मैसेज कैसे बोल सकते हैं चुनाव में भागीदारी नहीं होती? तो सर क्या बोलना चाहते हैं? अरे मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उन विवादों में, जो विवादों संबंधित है उन मामलों में चुनाव आयोग की कोई भागीदारी नहीं होती। तो चलिए इसे भी आप इसी नोट के अंदर लिख लीजिए। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में हुए विवादों, चुनाव में हुए विवादों में, चुनाव में हुए विवादों में, चुनाव में हुए विवादों से संबंधित है, चुनाव में हुए विवादों से, चुनाव में हुए विवादों से संबंधित है मामलों पर चुनाव आयोग की कोई, चुनाव आयोग की कोई भूमिका, चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो अन्य चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस पर किसकी भूमिका होती है? जो भी उस पर प्रारंभिक सुनवाई की जाएगी चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उस पर चुनाव आयोग की क्या होती है? कोई भूमिका नहीं होती। जल्दी से आप इसे
लिख लीजिए। जल्दी से इसे क्या करना है आपको, लिख लेना इस नोट को। उसके बाद चुनाव आयोग के हमारे जो 2 कार्य है उनको भी जल्दी से हमें करवा देंगे, तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। जल्दी से क्या करना है आपको, इसे लिखना है। जल्दी से लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। तो चुनाव आयोग के जो हमारे कार्य दे रखे थे इसमें ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये तो चुनाव से संबंधित क्या करता है, अधिसूचना जारी करता है संदर्भ में। और आपको बताना चाहिए 324 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण रूप से चुनाव कौन कराएगा, अपना चुनाव है आयोग है करवाएगा। शांतिपूर्ण रूप से कौन कराएगा चुनाव है आयोग है करवाएगा। तो अपना अगला 2 नंबर लगाकर है लिखिए। 2 नंबर का आगे क्या है इसका, परिसीमन करना, परिसीमन करना। इसका 2 नंबर कार्य क्या है अपना, परिसीमन करना। इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक परिसीमन करना, लिखा गया है कि प्रत्येक 10 वर्षों में क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 82 के अंदर लिखा गया है। ये आपने लिख लिया तो आगे लिखे। तो चलिए इसके अंदर भी आप पॉइंट लगाकर लिख लेना, ये लगाकर लिखो। अनुच्छेद 82 में कहा गया, या अनुच्छेद 82 के तहत, अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक 10 वर्षों से परिसीमन किया, प्रत्येक 10 वर्षों से परिसीमन किया जाएगा। लेकिन क्यों किया जाता परिसीमन, यानी किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा हो या कम हो या निर्वाचन क्षेत्र संबंधी जो कार्य किए जाते हैं वो परिसीमन में आते हैं। आज भी आपको पता है हमारे जो निर्वाचित स्थान है, जो हमारे निर्वाचन जैसे लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें निर्धारण किया गया, स्थानों का निर्धारण किया गया, वो जनसंख्या 1971 के आधार पर किया गया। लेकिन लिखा गया प्रत्येक 10 वर्षों में क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। और इसी परिसीमन के तहत क्या किया जाता है, प्रत्येक जो 10 वर्षों के बाद जो निर्वाचन है वो क्या किया जाते हैं, लोगों को चेंज कर दिए जाते हैं। अब देखो हमारा जो निर्वाचन है क्षेत्र है वह किस जनसंख्या के आधार पर चल रहा है या किस वर्ष के आधार पर चल रहा है। अगर आपको ऑप्शन आ जाए 1971 तो आप वही करोगे। वो जो आपका क्या है, गलत है, बिल्कुल क्या है आपका गलत है। तो निर्वाचन क्षेत्र है इनका निर्धारण है परिसीमन 2002 के तहत किया गया और 2026 तक इसी के तहत है क्या रहेगा, यही परिसीमन आपका रहेगा 2026 तक है। उसके बाद बदला जाएगा। आप कैसे कह सकते हो सर ये रहेगा, ये 84 और 87वें संविधान संशोधन में इसका साफ उल्लेख किया गया है। तो चलिए परिसीमन करना कि प्रत्येक 10 वर्षों, लिख लीजिए कि प्रत्येक 10 वर्षों में क्या करना होगा, इसका परिसीमन करना होगा। प्रत्येक 10 वर्षों में क्या होगा, परिसीमन करना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 327 के तहत परिसीमन के संदर्भ में कौन कानून बनाती है, अपनी संसद कानून बनाती है। अब तक 4 बार परिसीमन किया जा चुका है। अब तक कितनी बार परिसीमन किया जा चुका है, 4 बार किया जा चुका है। पहली बार 1952 में किया गया था और अंतिम बार कब किया गया था, 2002 में। अंतिम बार कब किया गया, 2002 में किया गया था। न्यायाधीश कुलदीप सिंह चौथे परिसीमन के क्या थे, अपने अध्यक्ष रह चुके थे। और इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त है वो क्या रहता है, इसका पदेन सदस्य होता है। और वर्तमान 1971 की जनसंख्या के आधार पर क्या चलती है, संस्थाओं का आवंटन है, स्थानों का क्या किया गया, आवंटन किया गया। और 2001 की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जा चुका है। तो आपने ये लिख लिया होगा। तो चलिए आगे लिखते हैं।
इसके अंदर आपने लिखा तो बी लगा कर लिखिए। परिसीमन है, परिसीमन है के, परिसीमन के संदर्भ, परिसीमन के संदर्भ में संसद द्वारा, परिसीमन के संदर्भ में संसद द्वारा कानून है, संसद द्वारा क्या किया जाता है, कानून है बनाया जाता है, संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। तीसरा इसके अंदर लिखिए, अब तक बोला जैसे गया 4 वर्षों में प्रत्येक है 10 वर्षों से क्या होगा परिसीमन, लेकिन नहीं हुआ। अब तक कितनी बार हुआ है, केवल 4 ही बार हुआ है। अब तक 4 बार, अब तक 4 बार परिसीमन, अब तक 4 बार परिसीमन किया जा चुका है। इसमें आगे लिखना, पहला परिसीमन, पहला परिसीमन, पहला परिसीमन, पहला परिसीमन, पहला अपना परिसीमन कब किया गया, 1952 में, दूसरा 1962, तीसरा 1973 और चौथा 2002 में। पहला परिसीमन 1952 में व अंतिम, या अंतिम की जगह आप प्रयोग करो चौथा शब्द है, वह चौथा परिसीमन 2002 में किया गया था। अंतिम परिसीमन कब किया गया था, 2002 में किया गया था। 2001 की जनसंख्या के आधार पर अगला पॉइंट डालकर लिखिए, चौथे परिसीमन, परिसीमन, चौथे परिसीमन के अध्यक्ष, अध्यक्ष न्यायाधीश, न्यायाधीश, चौथे परिसीमन के अध्यक्ष न्यायाधीश कुलदीप सिंह थे। परिसीमन के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो हमारे सीजेआई होते हैं, मुख्य चीफ जस्टिस, वही क्या होते हैं, इस परिसीमन के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। चौथे परिसीमन के अध्यक्ष कौन थे, अपने न्यायाधीश है कुलदीप सिंह थे। इसके अलावा और लिखिए, वर्तमान में जनसंख्या 1971, जनसंख्या 1971 के तहत स्थानों, वर्तमान में जनसंख्या 1971 के तहत स्थानों का आवंटन है, स्थानों का आवंटन है किया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये बात याद रखना कि जो हमारे लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें है वो जनसंख्या 1971 के तहत उन स्थानों का क्या किया गया, आवंटन, जबकि निर्वाचित क्षेत्रों का आवंटन है या निर्वाचित क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या 2001 की जनसंख्या 2001 की आधार पर है, जो परिसीमन 2002 में हुआ था उसके आधार पर किया गया जनसंख्या 2001 के तहत। और लिखो, और निर्वाचन है, और निर्वाचन है क्षेत्रों, और निर्वाचन है क्षेत्रों का, और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है जनसंख्या 2001, जनसंख्या 2001 के तहत, जनसंख्या 2001 के तहत किया, जनसंख्या 2001 के तहत किया गया है, जनसंख्या 2001 के तहत किया गया है। नोट लगा कर लिखना, नोट लगा कर लिखना। नोट लगा कर लिखना, पहले ये आप लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम नोट लगा कर लिखवाते हैं। पहले ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, नोट लगा कर लिखाते हैं। जल्दी से उतार लीजिए इसे, आप जल्दी लिखना,
जल्दी से यहाँ पे लिख लो इसे। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, लिया होगा। तो चलिए अब नोट लगा कर लिखते हैं। क्या लिखना है सर नोट में? चलिए लाडनो अभी बताते हैं क्या लिखना है। नोट में लिखना है, क्या लिखना है नोट में कि यही परिसीमन, यह परिसीमन 2026 तक रहेगा। अब आप कह दोगे सर ये आप कैसे कह सकते हो? तो लिखो 84 में व 87वें संविधान संशोधन में प्रावधान, लिखो संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन में क्या किया प्रावधान क्या किया गया रे कि जो 2002 का परिसीमन था ये 2026 तक क्या रहेगा? लागू रहेगा। एक नोट डालकर और लिख लो। क्या लिख लो रे? लिखना ये है कि अनुच्छेद 329 के तहत परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो परिसीमन है उसको न्यायालय में आप क्या नहीं दे सकते? चुनौती नहीं दे सकते। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 329 329 अनुच्छेद के तहत या एक्ट के तहत आप इसे क्या परिसीमन को न्यायालय में क्या नहीं दे सकते? चुनौती नहीं दे सकते। और अपना तीसरा कार्य आता है इसका, कौन सा रे? राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना इसका क्या है? ये तीसरा कार्य है। किसका? चुनाव आयोग का तीसरा कार्य अपना कौन सा? राजनीतिक दलों को क्या देना? मान्यता देना। इसी के तहत या किसी को राजनीतिक दल को क्या देता है? मान्यता देता है कि कौन सा राज्य राजदल बन सकता है, कौन सा राष्ट्रीय राजदल बन सकता है, क्या उनकी योग्यता है। वो हम पढ़ेंगे किसमें? जब राजनीतिक दलों को पढ़ेंगे तो कोई भी राज्य राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल किस प्रकार से बन सकता है तो उसकी योग्यता का हम उसमें उल्लेख करेंगे। इसके अंदर आप इतना ही लिख लेना, राजनीतिक दलों को क्या देना? मान्यता देना। जल्दी से लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो। इसका क्या? राजनीतिक दलों को ये क्या देता है रे? मान्यता देता है। और बात एक आप याद रखना, वर्तमान में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कितने? 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और 48 राज्य राजदल है और 48 राज्य राजदल है। जल्दी से लिख लो इसे। मेरे ख्याल से आपने इसे लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कौन सा? निर्वाचन मंडल या निर्वाचन आयोग। जो हमारा आज का टॉपिक था निर्वाचन आयोग जो हमारा टॉपिक था, ये आज हमारा टॉपिक क्या हो गया? अब क्लियर हो गया। जो हमारा निर्वाचन आयोग जो टॉपिक था ये क्या हो गया? अब आपका समाप्त हो गया है।